नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और धमाकेदार डिविडेंड दिया है स्टॉक ने। आगे आने वाले दिनों में कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं आईटीसी के बारे में। आप देख सकते हैं कि आईटीसी लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 2,39,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 195 रुपीज़, जो कि है 3.41% नीचे। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 मंथ में हमें जो रिटर्न्स देखने को मिले, आप देख सकते हैं 1 मंथ में ये 2% ऊपर देखने को मिला है। अगर बात करें इसके 1 ईयर रिटर्न्स के बारे में तो 1 ईयर में 28.62% नीचे देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 ईयर के बारे में बात करें तो भी कोई अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 ईयर में भी ये 5% नीचे ही है। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख सकते हैं पी रेशियो है 19, जबकि सेक्टर का पी 43.55 है, यानी कि सेक्टर के पी से आधे से भी कम पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 4.02 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 9.64। तो यहां पर भी हमें दिखता है कि सेक्टर के प्राइस टू बुक से आधे पर अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.94% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 1.3%। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड से डबल डिविडेंड यील्ड है 2.94% का, लेकिन अभी जो इसने डिविडेंड दिया है वो तो इससे भी धमाकेदार है। उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ देखते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। चलिए एक नज़र डाल देते हैं आईटीसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स पर, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लेते हैं आईटीसी ने कितना धमाकेदार हमें डिविडेंड दिया है। तो आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ 0.15 यानी कि 10 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है पर इक्विटी शेयर। आपको पता है 200 रुपये के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि 5% का धमाकेदार डिविडेंड यील्ड हमें मिलने वाला है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। अगर बात करें टोटल इनकम के बारे में तो आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो हमें देखने को मिली है वो है 12,175 करोड़ की, जो कि थी 12,946 करोड़ की पिछले साल यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर में। अगर बात करें पिछले ही क्वार्टर की तो 12,996 करोड़ की हमें टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी फॉल देखने को मिली है, हालांकि बहुत बड़ी कोई गिरावट आ गई है ऐसा नहीं हुआ है। हल्की सी फॉल हमें देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे। अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आया है तो आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो है 3,797 करोड़ का, जो कि था 3,481 करोड़ पिछले साल। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4,141 करोड़ की हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ये तो हो गई है क्वार्टर्स के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसी स्थिति बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें जो इनकम देखने को मिली है, टोटल इनकम रही है 49,821 करोड़ की, जो कि थी 48,268 करोड़ की टोटल इनकम पिछले साल। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट पूरे साल का निकल कर आया है वह 15,136 करोड़ की नेट प्रॉफिट, जो कि थी 12,464 करोड़ की नेट प्रॉफिट पिछले साल। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं तो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर निकल कर आ रही है टोटल इनकम और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट में भी। तो हमने इसके ओवरऑल रिजल्ट्स देखे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बड़ी कंपनी है, टोटल इनकम में थोड़ी सी भी ग्रोथ देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। तो हमने देखा कि क्वार्टर 4 रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, भले ही हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गिरा है जितना एस्टिमेट किया गया था और हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो अब चलिए बात करते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन आगे आने वाले दिन में दिखाई दे सकती है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 230 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक 150 के आसपास आ गया था और उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें एक मूवमेंट देखने को मिली थी। स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वापस थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और करेक्शन हुआ था। और आप देख सकते हैं 155 160 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में वापस तेजी देखने को मिली, लेकिन 200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक वापस नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया था
और 180 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और स्टॉक फिलहाल 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने एक दिन पहले ही यानी कि कल के दिन ही 200 डेज के ईएमए को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और आप देख सकते हैं स्टॉक काफी नीचे आ गया है। उसकी क्लोजिंग हुई है 195 के आसपास के लेवल पर। अब मैं आपको इंडिकेटर्स भी दिखाना चाहूंगा। तो मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आता है वो 71.43। तो यहाँ पर काफी ज्यादा मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख सकते हैं आरएसआई का जो नंबर निकल कर आ रहा है वो 56.22। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से आरएसआई का नंबर एकदम से तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ी सी वीकनेस को दर्शा रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी में यहाँ पर अलग सिचुएशन बनी हुई है। एमएससीडी में पूरी संभावनाएं दिखाई देती है कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है और हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है और ऑलरेडी ये अपर बैंड के आसपास पहुंच चुका था। और आप देख सकते हैं अपर बैंड के आसपास ही इसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन वहां पर उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक एक ही दिन में अपने मीडियन के आसपास आ गया था। आप देख सकते हैं मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 193 का लेवल, और अगर बात करें अपर बैंड के बारे में तो वो है 206 का लेवल। लोअर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 180 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स भी दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पिवट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 184 का लेवल। उसके ऊपर तो स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 211 का लेवल। उसी के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक एक ही दिन में अच्छा खासा हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 170 का सपोर्ट निकल कर आता है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो 143 का लेवल हमें सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसकी संभावनाएं कम ही दिखाई देती है। अब मैं आपको ऊपर के रेजिस्टेंस भी दिखाना चाहूंगा। 225 का लेवल भी यहां पर दिखाई दे रहा है अगर 211 का लेवल टूटता है तो। ऑल टाइम चार्ट पर आने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि स्टॉक ने अच्छा खासा अपमूव दिखाया था, अच्छे रिटर्न्स इसने बना कर दिए थे, लेकिन 2017 के बाद हमें इसमें वीकनेस देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 350 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली है और एक ही जोन में ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था। लेकिन 2019 का जो इसका साल था वो भी इसके लिए कोई अच्छा नहीं गुजरा था। आप देख सकते हैं 2019 में भी अच्छी खासी इसमें गिरावट देखने को मिली थी और ऊपर से कोरोना वायरस के क्रैश ने इसमें हालत और भी खराब कर दी और 150 तक इसको खींच कर लेकर आ गए थे। आप देख सकते हैं कि हमने इसके Q4 के रिजल्ट देखे, उसमें देखा कि नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऊपर जा रहा है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट हमने देखा पूरे फाइनेंशियल ईयर का 15,000 करोड़ के आसपास था। इतनी तो मार्केट कैप भी नहीं होती है कुछ कंपनीज की, फिर भी हमें वीकनेस क्यों देखने को मिल रही है उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता ही होगा आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो टोबैको इंडस्ट्री से आता है, सिगरेट इंडस्ट्री से आता है और गवर्नमेंट के द्वारा सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बार बार बढ़ाया जा रहा है और उसी के कारण हमें वीकनेस देखने को मिल रही है आईटीसी में। और इसी के कारण देखिए आप 3 से 4 सालों में ये कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाया है, बल्कि हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि टैक्स बढ़ाने के बावजूद, अंडर प्रेशर रहने के बावजूद इसके रेवेन्यू में ना ही प्रॉफिट में हमें कभी कमी देखने को मिल रही है, जो कि बताता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। और साथ ही साथ सिर्फ सिगरेट्स की ही नहीं, एफएमसीजी सेक्टर में भी काम करने वाली कंपनी है, साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री में भी काम करती है और साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री में भी काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने के कारण ये अंडर प्रेशर रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो मेरा मानना है होल्ड करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। बहुत ही अच्छे शेयर को आपने चूज़ किया है, अच्छी कंपनी को आपने चूज़ किया है, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है इसमें से आप एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि 200 डेज के ईएमए के आसपास इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और हमने देखा कि जो बॉलिंजर बैंड है उसके अपर बैंड के आसपास भी इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और एक ही दिन में ये मीडियम
मिलियन के आसपास आता हुआ नजर आया था। तो एग्जिट के बारे में आप सोच सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया था। फ्रेश बाय के बारे में बात करें, अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है, 10 साल 15 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है सेक्टर के वैल्यूएशन से आधे से भी कम पर हमें अवेलेबल है। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ले तो मेरा मानना है एक्टिव इन्वेस्टर के लिए 180 टू 185 का लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमने देखा 180 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया और हमें तेज़ी दिखाई दी थी। और हमने साथ ही साथ देखा बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड था वो भी 180 के आसपास बनकर आता था। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर काफ़ी ऊपर निकल चुका है, तो हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो 180 टू 185 का लेवल एक्टिव इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं और भी ज़्यादा वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है 160 से 170 का लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 160 के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया था पहले टाइम पर और हमें तेज़ी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ 170 का जो लेवल है वो इसके लिए पिवट पॉइंट का सपोर्ट है। तो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत रखिए, 1 से 2 साल के लिए मत रखिए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 सालों से ये वीकनेस दिखा रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के कारण कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स बढ़ाया जा रहा है सिगरेट्स पर, और उसी के कारण इसमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप लॉन्ग टर्म है, 10 से 15 सालों के लिए हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आप पेशेंस है आपके अंदर, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं, तो ही आप इसमें इन्वेस्टिंग कीजिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। बाकी डिसीजन आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।